हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल बैंक करेंगे। ये मनी और बैंकिंग यूनिट का पार्ट है। ये मनी और बैंकिंग यूनिट जो है इसे मैंने दो कैटेगरी में बांटा है। एक कैटेगरी में हम मनी करेंगे, एक में बैंक्स करेंगे। बैंक्स में दो बैंक थे आपके पास, एक कमर्शियल बैंक है, एक सेंट्रल बैंक है। तो इसमें हम सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? देश का सबसे बड़ा बैंक जो नोट जारी करने का, करेंसी जारी करने का राइट रखता है। तो सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द इकोनॉमी विच इज पार्शियल राइट और फुल राइट टू इश्यू द करेंसी इन द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक सबसे बड़ा, एपेक्स मीन सबसे बड़ा, लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कंप्लीटली राइट रखता है या पार्शियल राइट रखता है करेंसी को जारी करने का देश में, एंड कंट्रोल entire banking system, entire banking and credit system of economy। तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो देश में नोट जारी करने का, करेंसी जारी करने का फुल्ली या पार्शियल राइट रखता है और पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। इंडिया में जो है आरबीआई है, आरबीआई फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Reserve Bank of India is a central bank for India. It issue all the currency, ये सभी करेंसी जारी करता है एक्सेप्ट ₹1 नोट एंड ऑल कॉइन्स। अगर आपके पास ₹1 का नोट है, उस पर देखना, उस पर आरबीआई नहीं लिखा होगा, उस पर लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नर के साइन नहीं होंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी के होंगे। जो जितने भी कॉइन्स है, सिक्के हैं और ₹1 का नोट है, उसे जारी कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करती है, और बाकी जितनी करेंसी है आरबीआई जारी करता है। अब इस समय जो आरबीआई गवर्नर जो है, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, वह शक्तिकांत दास। फिर नेक्स्ट आता है फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक के, कमर्शियल बैंक बोल दिया मैंने। फंक्शन क्या है सेंट्रल बैंक के? क्या काम करता है आरबीआई? फर्स्ट, इश्यू करेंसी। द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू इश्यू द करेंसी। इट हैज द फॉलोइंग राइट्स एज ए इश्यूइंग ऑफ करेंसी, इश्यू ऑफ करेंसी। फर्स्ट, इश्यू करेंसी, मेंटेन liquidity in country, third demonetization। तो पहला काम है करेंसी जारी करना। फॉर एग्जांपल आरबीआई इश्यूज ऑल द करेंसी इन इंडिया एक्सेप्ट ₹1 नोट एंड ऑल कॉइन्स। सेकेंड है मेंटेन लिक्विडिटी इन द कंट्री। सपोज गवर्नमेंट ने बजट बनाया, बजट में ग्रोथ रेट रखी 10% 8%, और करेंसी उतनी इश्यू नहीं की, कम रखी, क्या ग्रोथ रेट अचीव हो जाएगी? नहीं होगी। या ग्रोथ रेट तो रखी, बजट में टारगेट रखा 8% ग्रोथ का, और करेंसी जारी कर दी 20% एक्स्ट्रा करेंसी, तो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी। तो कितना कैश रखना मार्केट में, तना ना इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो, तो ये कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक। फिर डीमोनेटाइजेशन। सेकेंड यहां पर बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज ए बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट। ये बैंकर है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट को क्या क्या करता है गवर्नमेंट के लिए? इट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को, सरकार को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों क्रेडिट करता है। इट प्रोवाइड्स एडवाइस इन फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल मैटर्स।
ये गवर्नमेंट को फाइनेंशियल इकोनॉमिकल मैटर में अपनी वैल्यूएबल एडवाइस देता है। इट आल्सो रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस like WTO, World Bank, IMF, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक्सेट्रा। मान लो एक इनविटेशन आता है हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए वर्ल्ड बैंक में पार्टिसिपेट करने के लिए कि ग्लोबल क्राइसिस से बात करने के लिए। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने देखा कि मेरे को दूसरे अदर फंक्शंस हैं तो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो आरबीआई के गवर्नर को भेजा गया वहाँ पर ये समझा करके जो भी इंडिया के इंटरेस्ट में हो उस पर साइन कर देना। तो वहाँ पे ये लिखा नहीं होगा कि इंडिया का गवर्नर आया आरबीआई का, बल्कि उसके आगे इंडिया की नेम प्लेट लिखी होगी। वो जो भी साइन करे उसकी लायबिलिटी कौन लेगा? गवर्नमेंट। तो ये रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। नेक्स्ट है फोर्थ फंक्शन। इसके बाद इसके अलावा इट एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। इट सेल्स ऑफ परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। भाई गवर्नमेंट एजेंट के तौर पे काम करता है, गवर्नमेंट के लिए सिक्योरिटीज को सेल्स और परचेज करता है। अगर आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सेकंड जो बुक है बिजनेस की, उसमें जीरो कूपन बॉन्ड ट्रेजरी बिल के बारे में, जब भी गवर्नमेंट को जरूरत होती है पैसे की तो वो आरबीआई से कहता है जीरो कूपन बॉन्ड निकालने के लिए। तो आरबीआई गवर्नमेंट के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए क्या करता है? उसे जारी करता है। उसमें कई सिक्योरिटीज होती हैं। तो गवर्नमेंट बैंक एजेंट के तौर पर काम करता है, गवर्नमेंट के लिए सेल्स से परचेज करता है सिक्योरिटीज को। थर्ड मेन फंक्शन, थर्ड फोर पार्ट है, थर्ड पार्ट। फिर है बैंकर्स ऑफ बैंक। सेंट्रल बैंक इज द फादर ऑफ ऑल बैंक्स इन द इकोनॉमी। इट गिव्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू ऑल कमर्शियल बैंक। ये सारे कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्रेडिट करता है। इट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स देयर एंटायर फंक्शनिंग एक्टिविटीज। फिर यहां पे फोर्थ, क्रेडिट कंट्रोलर। Central bank acts as a credit controller in the economy. It issues the guidelines for all commercial bank to create credit according to the situation of economy. देश में सारे बैंकों के क्रेडिट को कंट्रोल कौन करता है? कमर्शियल बैंक। ये देश में इकोनॉमी की कंडीशन के हिसाब से गाइडलाइन जारी करता है कब क्रेडिट को कम करना है, कब क्रेडिट को इंक्रीज करना है। फिफ्थ है यहाँ पे लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। पूरे देश में लोन देने का अंतिम सहारा। तो सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इट प्रोवाइड्स क्रेडिट टू ऑल कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा, एंड सेव देम फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। जितने भी फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व्स हैं उसके कस्टोडियन कौन करता है? आरबीआई। तो आरबीआई एक्ट्स एज ए कस्टोडियन और केयर टेकर कह सकते हो, गार्जियन बोल सकते हो, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स का। इट इश्यू द गाइडलाइंस फॉर ऑल कमर्शियल बैंक इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी। ये सारे बैंकों को फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करने के लिए गाइडलाइन जारी करता है।
हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कमर्शियल बैंक्स करेंगे। कमर्शियल बैंक्स मनी एंड बैंकिंग यूनिट का एक चैप्टर है जो कि 6 मार्क्स में है। तो आज कमर्शियल बैंक्स देखेंगे इसमें। तो कमर्शियल बैंक्स, सबसे पहले हमारे आसपास जो भी बैंक्स नज़र आ रहे हैं आरबीआई को छोड़ करके, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड अदर बैंक्स, जो भी आसपास सब आपको बैंक नजर आ रहे हैं वो सारे क्या कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स हैं क्या, कौन है? कमर्शियल बैंक्स आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which accept deposits from public and firms and advance them loan. They perform all their functions to earn profit. तो कमर्शियल बैंक्स आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल मीन्स जो फाइनेंस का ट्रांजैक्शन करते हैं, मनी का लेन देन करते हैं। तो कमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फर्म्स, जो डिपॉजिट करते हैं पब्लिक फर्म्स की, एंड एडवांस देम लोन, और उन्हें लोन देते हैं। दे परफॉर्म ऑल देयर फंक्शन टू अर्न प्रॉफिट, और ये सभी काम अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं। अगर मैं बैंक से लोन लेने जाऊँ, कहूँ मेरे पास कोई कोलेट्रल नहीं है, कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है, और मुझे 1 लाख रुपये लोन दे दो, क्या दे देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उन्हें इसमें कोई प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा। तो बैंक जो भी एक्टिविटी करते हैं सारे फंक्शन प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक फर्म से, एंड एडवांस देम लोन। दे परफॉर्म ऑल देयर फंक्शंस टू अर्न प्रॉफिट। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जितने भी बैंक्स हैं जो आसपास नजर आ रहे हैं वो सारे क्या हैं? कमर्शियल बैंक्स हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो फंक्शंस क्या है कमर्शियल बैंक के? फर्स्ट, सबसे पहला काम है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। The main function of commercial bank is to accept the deposits from public firms. सबसे पहला काम जो कमर्शियल बैंक्स का है वो लोगों से और कंपनियों से, फर्म से उनकी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना है। एंड दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स इन द फॉलोइंग अकाउंट। कौन कौन सा अकाउंट में करते हैं वो? करंट डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट, एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट्स। तो करंट अकाउंट आप सभी ने जहां तक सुना होगा करंट डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। तो करंट डिपॉजिट अकाउंट क्या है? द अकाउंट इन विच एनी सम ऑफ मनी कैन बी डिपॉजिटेड एट एनी टाइम और विड्रॉ एट एनी टाइम। द बैंक डज नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट बट टेक सम सर्विस चार्जेस। करंट अकाउंट जिसमें हम कितनी भी रकम जमा करा देंगे या निकाल सकते हैं, बैंक इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देगा बल्कि कुछ सर्विस चार्ज लेगा। और दिस अकाउंट इज बेनिफिशियरी फॉर द ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन। देखो करंट अकाउंट में क्या, कितनी भी रकम जमा कराओ, कितनी भी रकम निकालो, तो
इसमें बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देता डिपॉजिट पर, बल्कि कोई सर्विस चार्ज लेता है एनुअली। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, ऑलमोस्ट हम सभी फैमिली वालों के पास सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होगा। अगर आपके घर में बैंक अकाउंट है, उसमें पासबुक में लिखा हुआ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग अकाउंट कौन सा है? द अकाउंट इन विच द पीपल डिपॉजिट देयर स्मॉल सेविंग एंड दे कैन विदड्रॉ whenever they require through checks and draft. The bank provide a nominal rate of interest. इस अकाउंट में लोग अपनी छोटी छोटी सेविंग को जमा कराते हैं और जब आवश्यकता पड़ती है निकाल सकते हैं। और इस पे बैंक बहुत नॉमिनल रेट पे, नॉमिनल रेट मीन्स 4 to 5% पे ही इंटरेस्ट देता है। अब यहाँ पे सेविंग इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें लिमिट नहीं होती है, एक दिन में कितने भी ट्रांजेक्शन करो करंट अकाउंट में, इसमें लिमिट है। अगर आपने एक लिमिट से ज़्यादा मंथली में ट्रांजैक्शन किए तो बैंक क्या करेगा, आप पर हर ट्रांजैक्शन पे कुछ चार्ज लेगा, लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा नहीं था। अ टर्म डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट नाम ये फिक्स। सपोज कर लो मैंने 1 लाख रुपए जमा कराए फॉर 3 years, 1 लाख रुपए जमा करा 3 years के लिए, ये फिक्स्ड हो गया। तो इन दिस अकाउंट ए सर्टन सम ऑफ मनी, कोई मनी जमा कराई जाती है। इन दिस अकाउंट इज सर्टन सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड फॉर ए फिक्स्ड टाइम पीरियड। द बैंक प्रोवाइड्स ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, रिकरिंग मीन्स फ्रीक्वेंशियल, बार बार। जैसे मैंने कहा मैं 1000 रुपये पर मंथ जमा कराता हूँ 3 years के लिए, 5 years के लिए, जो भी पीरियड मुझे लेना है। तो कोई भी अमाउंट हो सकती है, 1000, 2000, 3000 पर मंथ हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, एनुअली हो सकती है। तो इन दिस अकाउंट द पीपल डिपॉजिट ए सर्टन सम ऑफ मनी एट सर्टन टाइम इंटरवल फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। द बैंक प्रोवाइड्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट। करंट अकाउंट में कितने डिपॉजिट कर दो अमाउंट और कभी भी निकाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट में एक लिमिट होती है, लोग अपनी छोटी छोटी सेविंग को जमा करते हैं और चेक्स और ड्राफ्ट के जरिए आवश्यकता पड़े निकाल सकते हैं। इसमें एक सर्टन सम ऑफ मनी, एक फिक्स्ड मनी फिक्स्ड पीरियड में जमा करा दी जाती है एंड द पीपल कैन नॉट विथड्रॉ द अमाउंट जनरली बिफोर स्टिपुलेटेड टाइम। इसमें क्या एक सर्टन सम ऑफ मनी पर टाइम इंटरवल पे फिक्स्ड पीरियड में जमा कराई जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे एडवांसिंग लोन। अनदर मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू ग्रांटिंग लोन्स टू द पब्लिक फर्म्स। तो किस तरह से अकाउंट देते हैं ये? एक तो होता है कैश लोन, एक है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट हो गया। फिर यहां पे ओवरड्राफ्ट के बाद एडवांस लोन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज तो किस तरह से है? Another main function of commercial bank is to advancing the loans to public firms. They provide loans in the following terms. First, cash loan, नगद ऋण देना। इससे बैंक कुछ शर्तों के आधार पे अपने कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करता है कैश रूप में, जैसे कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन। द बैंक प्रोवाइड्स लोन इन द फॉर्म ऑफ कैश like personal loan, home loan, car loan on the basis of some collateral. ओवरड्राफ्ट क्या है? जिनके पास अकाउंट्स है इजीली उन्हें पता ओवरड्राफ्ट क्या होता है। जैसे मान लो अगर मेरे खाते में 20,000 रुपये जमा है और मैं किसी को 40,000 चेक काट के दे दूं, क्या क्लियर हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने ये फैसिलिटी ले रखी है लाइक क्रेडिट कार्ड की तरह तो क्लियर हो जाएगा। तो दिस फैसिलिटी इज गिवन to only loyal customers by the bank. In this type of loan, in this facility, the bank allows to withdraw the excess amount to their customer than deposited in his account.
However, the bank charges interest on the amount excess amount withdraw by the customers. इससे बैंक अपने ग्राहक के खाते में जमा राशि से ज़्यादा राशि निकालने की अनुमति देता है। जितनी ज़्यादा राशि निकाली गई है, जितनी ज़्यादा अमाउंट निकाली गई, बैंक उस पर चार्ज वसूल करता है। फिर है एडवांस लोन। ये एडवांस लोन, जैसे एडवांस लेते हैं ना हम, मान लो मैंने क्या करा, लोन के लिए एप्लीकेशन दी, मान लो 10 करोड़ का लोन मांगा, मैंने आज 1 जुलाई को एप्लीकेशन दे दी और मुझे चाहिए था 1 अक्टूबर को। मेरी गुडविल अच्छी थी, बैंक ने तुरंत पास कर दिया अगले ही दिन, नेक्स्ट डे। लेकिन जिस दिन से पास करे बैंक उस दिन से चार्ज वसूल करेगा, ये जो नॉमिनल लोन में होता है। लेकिन मैंने एडवांस लोन ले रखा है, तो एडवांस लोन क्या करेगा, बैंक ने जिस दिन से पास किया उस दिन से इंटरेस्ट नहीं वसूला जाएगा, बल्कि नेक्स्ट जब से मैं निकालूंगा उस दिन से वसूला जाएगा। तो इन दिस टाइप ऑफ लोन द बैंक opens an account on the name of his customers and deposited the required money. The bank charges the interest. From that particular date, the customer withdraw the amount. Next, discounting of bill of exchange. Bank also provides loan on the bill of exchange issued by their customer by discounting them. भाई जिसके पास अकाउंट है उन्हें तो पता है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उस पर डिस्काउंट करके। जिन पर नहीं है उनके लिए बता दूं, मान लो मैंने क्या करा, 1 लाख की गुड्स बेची मैंने किसी पर्सन ए को, 1 लाख की गुड्स बेची पर्सन ए को, मेरा पक्का बिल है, जीएसटी नंबर, टिन नंबर सब कुछ है, मैं रेगुलर ट्रांजैक्शन करता था ए से कई सालों से। अब ए ने कहा भाई साहब इस समय मेरे पास कैश नहीं है, मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, चाहे तो मुझसे 5000 एक्स्ट्रा ले लेना इंटरेस्ट के तौर पे। मैंने भी कहा भाई साहब आप मुझे 95 दे दो 1 लाख के, मैं आपको 5000 का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। मैं भाई साहब मेरे पास होता तो मैं आपसे कहता नहीं। मैंने क्या कहा, पक्का बिल है, मैं बैंक के पास जाऊँगा, बैंक से कहूँगा देखिए जी मैंने माल बेचा है पर्सन ए को, ये मेरे पास बिल का प्रूफ है, क्या आप मुझे इस पर लोन दे सकते हो? कितना बिल है? 1 लाख रुपये का। बैंक पूरा तो देगा नहीं, बैंक ने कुछ काट के, मान लो बैंक ने कह दिया 95,000 मिलेंगे आपको, तो डिस्काउंट किया ना। तो बैंक आल्सो प्रोवाइड्स लोन ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज बाय डिस्काउंटिंग देम इश्यूड बाय देयर कस्टमर्स। पहला कैश लोन था, दूसरा ओवरड्राफ्ट था, तीसरा एडवांस लोन एंड डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज। थर्ड फंक्शन, में ये क्रेडिट क्रिएशन। द प्रोसेस ऑफ लैंडिंग एंड बोरिंग मनी बाय बैंक्स इज कॉल्ड क्रेडिट। बैंक को उधार लेना, उधार देना क्रेडिट कहलाता है। द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइंस गिवन बाय सेंट्रल बैंक और आरबीआई। भाई मेन काम तो उनका क्रेडिट करना है, बैंक को उधार लेना, उधार देना, यही तो क्रेडिट होता है। तो ये आरबीआई के दिशा निर्देश अनुसार क्रेडिट को बढ़ाते हैं, घटाते हैं। फोर्थ है अदर फंक्शंस, जिन्हें एजेंसी फंक्शन कहा जा सकता है। एजेंसी फंक्शंस, बैंक आल्सो परफॉर्म some other functions for their customers like lockers facility। सुना भी आपने, बैंक लॉकर्स देते हैं। बैंक also provides lockers facility to their customers in which they can keep valuables and valuable documents safely। Second है traveler check। traveler check मान लो, ट्रैवल चेक का मतलब है, मान लो मुझे जाना है यूएसए फॉर 5 डेज। मैंने अकाउंट किया, इस बीच में 5 लाख खर्च हो जाएंगे। मैंने क्या किया, अगर मैं कैश लेके जाऊं और बाय द वे क्या हो, एयरपोर्ट से उतरते हैं वो बैग कोई मेरे से लूट के ले ले, तो क्या होगा, मुझे भीख मांगना पड़ जाएगा। इसलिए मैंने क्या करा, बैंक के पास गया, अपने बैंक के पास, मैंने कहा जी ट्रैवलर चेक बना दूँ। उन्होंने एक चेक बनाया, मैंने जेब में रखा सेफली, वहाँ पे किसी भी नेशनल बैंक से कैश करा सकता हूँ वहाँ की करेंसी में। हालांकि दोनों तरफ कुछ चार्जेस लगेंगे लेकिन सेफली तो है। तो बैंक आल्सो प्रोवाइड ट्रैवलर चेक टू देयर कस्टमर्स।
इट फैसिलिटेट्स द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी। थर्ड है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर्स को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के तौर पे काम करता है। ये अपने कस्टमर्स को वैल्यूएबल एडवाइस देता है रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। अगर आप बैंक में जाओ, मैनेजर से बात करो, जी मुझको 10 करोड़ रुपए जमा करना है जी आपके खाते में, आपके बैंक में, मेरा आपके यहाँ खाता है। तो बैंक का मैंने कहेगा हाँ जी बैठिए बैठिए, पहले सबसे पहले आप बताओ चाय लेंगे ठंडा लेंगे। वो कहेगा हाँ जी बहुत अच्छे मौके पे आए हैं आप ना कुछ पैसा आप एफडी में लगाओ, कुछ पैसा आप गोल्ड बॉन्ड में लगाओ, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में लगाओ, कुछ पैसा हमारे इंश्योरेंस स्कीम में लगाओ। इस तरह से क्या स्कीम्स बताएगा। बैंक एडवाइजर तौर पे काम कर रहा है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है ट्रस्टी एंड मैनेजर। ट्रस्टी एंड मैनेजर, bank also acts as a trustee or manager for the customers. They look after the assets business of their customers by taking some charges. बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर्स के बिजनेस की प्रॉपर्टी की देखभाल करता है कुछ चार्ज लेकर के। जैसे मान लीजिए अगर कोई बिलोनियर है, वो ट्रस्ट बनवा जाता है कुछ चैरिटेबल डिस्पेंसरी के लिए, अनाथ आश्रम के लिए, वो बैंक में कुछ अमाउंट जमा कर जाता है कि ऐसा जब तक अमाउंट रहे उसके हिसाब से आप इसका लुक आफ्टर करते रहिए। तो ट्रस्टी तौर पे काम कर रही है बैंक, ये भी काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगला, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। बैंक के 4 फंक्शन देखे थे हमने। एक एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स जिसमें करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट था। फिर एडवांसिंग लोन जिसमें कैश लोन, एडवांस लोन, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिट क्रिएशन। थर्ड अदर फंक्शंस। फिर नेक्स्ट आता है यहां पर सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले सेंट्रल बैंक में क्या है, हैज राइट टू इश्यू करेंसी। सेंट्रल बैंक लाइक आरबीआई जो नोट छापता है और सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है। सेंट्रल बैंक हैज ए राइट टू इश्यू द करेंसी इन द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक को राइट्स हैं करेंसी जारी करने का। एंड कमर्शियल बैंक्स डू नॉट हैव राइट टू इश्यू द करेंसी। सेकंड फंक्शन है इट डज नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शंस टू गेट प्रॉफिट। सेंट्रल बैंक जो है प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। It has no direct contact or dealing with general public. सेंट्रल बैंक जो है वो जनरल पब्लिक से सीधे लेन देन नहीं करता। अगर अंबानी या टाटा को भी अकाउंट खुलवाना, लोन लेना है, वो आरबीआई से नहीं लेंगे, किसी अदर बैंक, कमर्शियल बैंक से लेंगे। तो इट हैज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और डीलिंग्स with general public. Commercial bank deal with public directly. ये डायरेक्टली डील करते हैं। It does not compete with other banks. ये किसी सेंट्रल बैंक किसी अन्य बैंक से कंपटीशन नहीं करता, जबकि क्या कहते हैं कमर्शियल बैंक्स compete
with other banks. It acts as a credit controller, commercial bank create credit accordingly guidelines issued by central bank. अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बाय कमर्शियल बैंक्स। क्वेश्चन आएगा, हाउ डू कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट एंड गिव सम लिमिटेशंस। इसमें हमें देखना है बैंक किस तरह से क्रेडिट करते हैं, किस तरह से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स क्या थे, दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम प्रोविडेंट फर्म एंड एडवांस देम लोन। तो मेन फंक्शन उनका क्रेडिट करना ही होता है। तो बैंक किस तरह से क्रेडिट करते हैं, इसे जानने से पहले कोई अजम्पशंस लेनी है। अजम्पशंस क्या है, फर्स्ट देयर इज ओनली सिंगल बैंकिंग सिस्टम। देश में सिंगल बैंकिंग सिस्टम होगा। सिंगल बैंकिंग मतलब बैंक तो एक होगा, सपोज के लिए SBI होगा या पंजाब नेशनल बैंक होगा। ब्रांच हर जगह हर एरिया में है, लेकिन बैंक पूरी कंट्री में एक ही होगा। तो फर्स्ट क्या था, सिंगल बैंकिंग सिस्टम होगा। सेकंड जो होगा, अनदर मेन अजम्पशन क्या है, ऑल द ट्रांजेक्शन आर टू बी डन बाय बैंक्स। जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे सब बैंक के जरिए होंगे। यानी मेरी सैलरी आएगी अकाउंट्स में स्वाइप करूँगा परचेजिंग करने के लिए, कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं होगा। सपोज करो पहले जहाँ मैं रहता था वहाँ से बैंक काफ़ी दूर था, तो यहाँ बैंक की एक नई ब्रांच खोली गई, तो कोई ना कोई पर्सन तो जाएगा बैंक में सबसे पहले डिपॉजिट कराने। तो ये पर्सन है, पर्सन ए जाता है, ए पर्सन जाता है बैंक में, डिपॉजिट करता है 1000 रुपीज़, 1000 रुपये। इट इज़ द प्राइमरी डिपॉजिट फॉर द बैंक। ये मेन डिपॉजिट है जो डिपॉजिट की गई है। अब बैंक नोज इट वेरी वेल दैट द पर्सन विल नॉट विड्रॉ द होल अमाउंट एट ए वन टाइम। अब बैंक को तो पता है ये जो बैंक ए पर्सन ए ने 1000 रुपये जमा किए हैं वो एक साथ तो नहीं निकालेगा। जैसे हम अकाउंट खुलवाने जाते हैं बैंक में, आपके घर में फादर या मदर या किसी ने या आपने अकाउंट खुलवाया होगा, तो अकाउंट खुलवाते इसलिए कि हम 1-2 साल चलाएंगे, 1-2 महीने बंद करा देंगे, ऐसा नहीं होता ना। कुछ ना कोई मिनिमम डिपॉजिट रखते हैं। तो बैंक को ही पता पूरी रकम तो एक साथ नहीं निकालेगा। बैंक कुछ कैलकुलेशन करके, सपोज के लिए 10% कैलकुलेशन की कि 10% क्या करेगा, वो पर्सन इन ए पर्टिकुलर टाइम में निकालेगा। उसका इस डिपॉजिट का 1000 रुपये का 10% यानी 100 रुपये। 1000 10% कितना हो गया, 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ अपने पास रख के बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट 900 रुपये क्रेडिट करता है पर्सन बी को। तो पर्सन बी आता है क्रेडिट लेने के लिए। पर्सन बी कहता है क्या मेरे को क्रेडिट मिल सकता है, कहता हाँ जी। क्या कितने का, क्या 900 का। तो बैंक ने पहले इसका अकाउंट खोला बी के नाम पर, बी के अकाउंट में जमा कर दिए 900 रुपये। फिर से वही सिस्टम प्रोसेस चलेगी। 900 रुपये का 10% वो अपने पास रखेंगे। 900 है 10% 90 हो गया। 900 में 90 गए 810 क्रेडिट करने के लिए रख लेंगे। फिर पर्सन सी आता है क्रेडिट लेने, उसके अकाउंट में 810 डाल दिए जाते हैं। इसका भी 10% अपने पास रखा, बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट माइनस करके आएगी 729। ये पर्सन डी को क्रेडिट कर देता है। पर्सन डी के अकाउंट में 729 डालता है, इसका भी 10% अपने पास रखता है। 10% ही हो गया, बाकी ये माइनस करेंगे तो 656.1 आएगा। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। ये प्रोसेस इसी तरह से कंटिन्यू चलती रहती है। ये टोटल, इसका टोटल करेंगे, इसका हो गया 10,000, 1,000, 9,000। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। पहली एजम्पशन है सारे ट्रांजैक्शन क्या होंगे, बैंक्स के जरिए होंगे और देश में सिंगल बैंकिंग है। एक पर्सन 1000 रुपये जमा करता है, 1000 रुपीज़।
वो बैंक ये कैलकुलेशन करता है कि पूरी रकम तो पूरी अमाउंट एक साथ नहीं निकालेगा, इसका कुछ पार्टी गिवन टाइम में निकालेगा। तो उसने कैलकुलेशन से आया उसका 100 पास्ट एक्सपीरियंस से, तो 1100 अपने पास रखा, 900 रुपये क्रेडिट करने के लिए बी को क्रेडिट कर दिया, बी के नाम का अकाउंट खोले, उसमें 900 रुपये डाल दिए। उसका वो भी सोचा उसने पर्टिकुलर टाइम में इतने ही निकालेगा, 10% कैलकुलेशन रखी, एजम्पशन ली उसने, 900 का 90 हो गया 10%, 810 सी को दे दिया, सी का भी 10% रखा, देन डी को क्रेडिट कर दिया, डी का भी 10% का, देन ई को, देन एफ को, इसी तरह स्टिल गोज ऑन। अब ये कैसे पता चलेगा कि 10,000 होगा 10 टाइम्स होगा? इसके लिए एक फॉर्मूला है क्रेडिट मल्टीप्लायर, इसे मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला 1 अपॉन रिजर्व डिपॉजिट। 1 रिजर्व कितना रखा है 10%, 10% आके 100 लगा दिया, 10 टाइम्स कितना आ गया 10 टाइम्स, तो 1000 10 टाइम्स 10,000, 1000 10 टाइम्स हो गया। अगर ये 20 होता तो 5 टाइम्स होता। सोचो बैंक अगर 20 रखता अपने पास, 1000 20 200 रखता तो 800 कम क्रेडिट करता ना, लेकिन कम आता है यहाँ पर। अब इसकी लिमिटेशंस, लिमिटेशंस में हमें ये बताना है कि बैंक, डू यू थिंक दैट कमर्शियल बैंक क्रिएट अनलिमिटेड क्रेडिट? क्या 1000 रुपये 1 करोड़ भी बना सकते हैं? ऐसा तो नहीं होता। तो क्या लिमिटेशन है भाई? सबसे पहले रिजर्व डिपॉजिट अमाउंट, हायर द रिजर्व डिपॉजिट अकाउंट विल हैव लेस क्रेडिट। 10% रख रहा है तो 10 टाइम्स हुआ, अगर यही 20% रखता 20 तो 5 टाइम्स होता। तो 10% है 10 टाइम्स है 20% 5 टाइम्स, तो हायर द रिजर्व डिपॉजिट kept by the commercial bank will have lower the credit and vice versa. नेक्स्ट यहां पे बैंकिंग हैबिट्स among the people. If the people have tendency to use banking services in their transaction, then there will be more credit. अगर लोगों में, किसी देश के लोगों में बैंकिंग फैसिलिटी से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हम कैश से न ज़्यादा तक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट से कर रहे हैं, पेटीएम हो गया, ऑनलाइन पेमेंट हो गए, इस मोड से कर रहे हैं, तो क्रेडिट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। और इफ देयर इज लेस टेंडेंसी अमंग द पीपल यूजिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन फैसिलिटी इन देयर ट्रांजैक्शन, दे विल हैव लेस क्रेडिट। फिर बैंकिंग फैसिलिटी, अब इफ there is sufficient banking facility available to all the people in the country, then there will be more credit. आज से 1990 के टाइम पे जाते हैं, 30 साल पहले, उस समय ज़्यादा बैंक्स नहीं हुआ करते थे, तो बैंक का क्रेडिट जो कैपेसिटी वो भी कम हुआ करती थी। आज बैंकिंग फैसिलिटी काफ़ी बढ़ गई है, लोग इंटरनेट बैंकिंग भी करने लगे आजकल, तो क्रेडिट बढ़ने लगा है। फिर यहाँ पे डेवलपमेंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो क्रेडिट लेते हैं ना, जो एक पर्सन अपने पर्सनल यूज के लिए तो कम लेता है, ज़्यादा इंडस्ट्रियल लोन लेती हैं। टोटल क्रेडिट जो भी कंट्री में होता है उसका 85 से 90% इंडस्ट्री लेती है क्रेडिट पे। तो इंडस्ट्री कब क्रेडिट लेंगे, अच्छा लेंगी, जब डेवलपमेंट हो रहा हो, देश डेवलपिंग स्टेज पे हो। तो इफ द डेवलपमेंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी इज हायर, then there will be more credit. तो कमर्शियल बैंक कंप्लीट होता है ये। ओके, डिटेल नोट्स के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल नोट्स के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस आईडी पर, और व्हाट्सएप कर सकते हैं 9810172779 पर। थैंक यू वेरी मच।